Good morning, student. Today we will discuss about chapter 3rd, population composition. This video is the second part of this chapter. Now we will discuss our topic, age structure. When we divide population into different age group, that is known as age structure. In India, we divide the population into three categories. First, younger age group, children. Zero to 14 years. That is the first age group of the world population, 0 to 14 years. Which are the major features of that age group? First, we will discuss about the distribution of world population in younger age. Near around beta 36% of the world population included in younger age group. 36% of the world population is included in younger age group. In developed countries, in developed countries 23% of the population including younger age group, and in developing countries 40% of the population included in younger age group. Now we will discuss about what are the major features of this age group. Firstly, these age groups are depend on working population. That means these population are the dependent population, and these population are unproductive population. These population group are depend on youth age group for their fulfillment of their basic needs. यानी कि ये जो एज ग्रुप है 0 से 14 साल का, विश्व की 36% जनसंख्या जो है वो यंगर एज ग्रुप में आती है. अगर हम विकसित देशों की बात करें तो 23% जो जनसंख्या है वो यंगर एज ग्रुप में आती है, और डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देशों की बात करें तो 40% जो जनसंख्या है वो यंगर एज ग्रुप में आती है. ये अनप्रोडक्टिव अनवर्किंग पॉपुलेशन होती है, यानी कि उत्पादकता में इनका कोई योगदान नहीं होता, प्रजननशीलता की क्षमता इनमें नहीं होती है, और साथ साथ वर्किंग पॉपुलेशन भी ये नहीं होती है जो इकोनॉमिक लेवल को अफेक्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण से ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण कोई भी कंट्री जो है या तो डेवलपिंग में आएगा या फिर अनडेवलप्ड कंट्रीज में इंक्लूड हो जाएगा. उसके बाद हम नेक्स्ट एज ग्रुप जो है उसको एक बार डिस्कस करते हैं. सेकेंड एज ग्रुप जो है वो है यूथ एज ग्रुप, यानी कि अडल्ट एज ग्रुप. ये जो अडल्ट एज ग्रुप है ये यूथ एज ग्रुप जो है 15 टू 59 इयर्स का एज ग्रुप है, और अगर हम वर्ल्ड में इनका प्रोपोर्शन देखें तो 15 टू 59 एज ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज में 65.6% पॉपुलेशन जो है वो अडल्ट एज ग्रुप में आती है, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन में आती है. अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की, तो 56% जो पॉपुलेशन है वो
अडल्ट एज ग्रुप में आती हैं। इसी कारण से ये कंट्रीज डेवलपिंग में और ये डेवलप्ड में इंक्लूड है, क्योंकि रेशियो जो है वो आप देख रहे हो वर्किंग पॉपुलेशन का कम होने के कारण ये डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हैं, और वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो हाई होने के कारण ये कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड हो चुके हैं। मोस्टली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, अमेरिकन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड हो चुके हैं, और एशियन जो कॉन्टिनेंट है वो डेवलपिंग में आते हैं। उनके मोस्टली कंट्रीज एशियन कॉन्टिनेंट के डेवलपिंग में है। और अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो उसके मोस्टली कंट्रीज जो है वो अनडेवलप्ड में आते हैं या फिर डेवलपिंग में आते हैं। तो इस तरह अगर हम इसके फीचर्स देखें अडल्ट पॉपुलेशन के, तो बेटा दीज आर द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, these population are working population, and these population play a major role to fulfill the requirement of children या younger age people. They fulfill the basic need of younger age and provide health facility to elder age people. उसके बाद हम थर्ड जो अपना एज ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे, वो है अपना एल्डर एज ग्रुप या ओल्ड एज ग्रुप भी बोल सकते हो आप इसको। द एज ऑफ एल्डर पीपल आर अबाउ 60 ईयर। ईयर्स अबाउ के पीपल एल्डर एज ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। इनको प्रॉपर टेक केयर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन एज ग्रुप है जो अडल्ट एज ग्रुप पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम एज स्ट्रक्चर जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम एज सेक्स पिरामिड की तरफ चलेंगे, जो अपना टॉपिक है एज सेक्स पिरामिड। अगर हम एज सेक्स पिरामिड को लेके चलें, तो एज सेक्स पिरामिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट अपना जो है वो एक्सपेंडिंग फॉर्म में आता है, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। ये जो पिरामिड है इसमें पॉपुलेशन का जो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम देखेंगे जो आपकी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे जो चिल्ड्रन का टाइम पीरियड है, या ये कह सकते हैं कि जो एडोलेसेंट एज का पीरियड है, उसमें पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है, यानी कि बर्थ रेट जो है हाई होती जाती है। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो देखें तो वो जो है कम हो जाएगा, और अगर हम डेथ रेट देखें तो वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि इस तरह के पिरामिड में जो बेस है वो चौड़ा मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा, और जैसे जैसे टॉप की तरफ जाएंगे टॉप जो है वो नैरो होता जाएगा, और ये एक ट्रायंगुलर शेप में बनने वाला पिरामिड है। और अफ्रीका के मोस्टली जो कंट्रीज हैं जो अनडेवलप्ड हैं वो इसी स्टेज में है, जिनमें बर्थ रेट जो है, जो उसकी ब्रॉडनेस है, वो उसकी बर्थ रेट की ब्रॉडनेस जो है वो बर्थ रेट हाई होने को शो करती है। और अगर हम देखें तो डेथ रेट जो है वो भी यहाँ पर लगभग हाई मिलता है। लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज होने के कारण से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो इन कंट्रीज में रैपिडली इंक्रीज होती है। तो अफ्रीका का जो नाइजीरिया कंट्री है वो इस तरह के ही एज पिरामिड को शो करता है। उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स देखें तो मैंने अभी बताया हेल्थ फैसिलिटी लो मिलेगी, इलिटरेसी जो है वो हाई मिलेगी, और टेक्नोलॉजी जो है उसका लैक मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेस होंगी, जिनके कारण से जो बर्थ रेट है वो हाई है, फर्टिलिटी हाई है, और मोर्टिलिटी भी हाई है। इसको हम एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ एज पिरामिड बोलते हैं। उसके बाद हम दूसरा अपना लेते हैं जिसमें स्टेबल पॉपुलेशन को डिनोट किया है, स्टेबल एज पिरामिड। इसमें पॉपुलेशन को लगभग स्टेबल कर दिया गया है। इस तरह के पिरामिड में आप देखेंगे कि जो बेस है वो
कम चौड़ाई वाला होता है। मिड में जाके पॉपुलेशन जो है, जो बेस है या फर्टिलिटी को शो कर रहा है। और अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन का देखें तो वर्किंग पॉपुलेशन भी जो बर्थ रेट है, फर्टिलिटी है, उसके कंपैरिजन में लगभग इक्वल मिलेगी। तो इसके कारण से वो डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाते हैं और पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल बनी हुई है। तो इस तरह का जो पिरामिड है बेटा वो बेल की शेप में दिखाई देता है। तो ये पिरामिड जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई जनसंख्या को रोककर स्टेबिलिटी की तरफ शो कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो लगभग स्टेबल हो चुकी है। और इस तरह की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया का, अगर हम इस पिरामिड देखें तो इस तरह की पॉपुलेशन का पिरामिड ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में दिखाई देगा। उसके बाद हम डिक्लाइन पॉपुलेशन का पिरामिड देखेंगे जो घटती हुई जनसंख्या को दिखाएगा। इसमें पॉपुलेशन जो है डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। इसमें जो बेस है वो कम चौड़ा हो जाता है। और अगर हम देखें कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका रेशियो थोड़ा हाई हो जाएगा और डेथ रेट है जो वो फिर ऊपर जाके लो हो जाएगी। तो टॉप की ब्रॉडनेस और जो फर्टिलिटी की ब्रॉडनेस है वो दोनों कम हो जाएंगी, यानी कि फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी जो है वो लेस हो जाएंगी और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के पिरामिड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और जापान जैसे कंट्री जो है इसका एग्जाम्पल है। जापान, कनाडा, यूएसए सभी डेवलप्ड कंट्रीज इस तरह के पिरामिड को शो करते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं, वो है अर्बन रूरल सेक्स कंपोजिशन। अर्बन रूरल कंपोजिशन की बात करें, ये हम अभी डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं जर्नल पैटर्न में, लेकिन एक बार फिर इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम अर्बन रूरल पॉपुलेशन की जो फीचर्स हैं उनको जानेंगे। तो अर्बन रूरल सेक्स कंपोजिशन की बात करें तो इनमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं फिनलैंड जैसे कंट्री का। फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे जितने भी कंट्रीज हैं तो उनमें अगर हम देखें तो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में सेक्स रेशियो में हाई डिफरेंस जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर फीमेल पॉपुलेशन हाई है और जो मेल पॉपुलेशन है वो लेस है। लेकिन रूरल एरियाज में मेल पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो हाई है और फीमेल पॉपुलेशन का कम है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में अपोजिट हो जाता है। अगर रूरल एरियाज में देखें तो फीमेल का रेशियो हाई मिलेगा और मेल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज में हाई मिलेगी। इसी तरह से अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रेशियो देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज में वो कम मिलेगा और अनडेवलप्ड कंट्रीज में वो हाई मिलेगा। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल इसमें लें कि यूरोप, कनाडा, अमेरिका जैसे जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने के मेन रीजन है वहां पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है, अर्बनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण से अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। जबकि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में रूरल पॉपुलेशन हाई है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। लेकिन अगर लेटेस्ट ट्रेंड को देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल के टाइम में लोगों का अट्रैक्शन अर्बन एरियाज में ज्यादा हुआ है। इसके कारण से माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी है। अर्बन एरियाज की तरफ लोग जो है वो माइग्रेंट हो रहे हैं रूरल एरियाज से। तो इस तरह से हम अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि अर्बन और रूरल एरिया जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है लिटरेसी उसको एक बार डिस्कस करेंगे। लिटरेसी की अगर हम बात करें तो हर कंट्री ने लिटरेसी को डिफरेंट टाइप से डिस्क्राइब किया है। अगर हम यूएनओ के अकॉर्डिंग देखें तो अबाउट 7 इयर्स के वो सब चिल्ड्रन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जिनका हाई हो चुका है, जिनमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुका है, जो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर चुके हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप कर चुके हैं, वो सभी लिटरेट कहलाते हैं और इजीली अपने जो व्यूज हैं उनको कम्युनिकेट कर पाने की जिसमें पावर हो वो सब लिटरेट में आते हैं जो अबाउट 7 इयर्स के हैं।
उसके बाद अगर हम लिटरेसी रेट निकालना चाहें तो लिटरेसी रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, लिटरेट पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इस तरह से हम लिटरेसी रेट जो है उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद लिटरेसी रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो लिटरेसी रेट को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर अपना है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन पर कॉस्ट ज्यादा लगाने में कैपेबल है कोई कंट्री तो वहां पर जो लिटरेसी रेट है वो हाई मिलेगा, और अगर कॉस्ट कंजप्शन जो है वो लो है तो वहां पर लिटरेसी रेट भी लो हो जाएगा। दूसरा हम लेते हैं इकोनॉमिक लेवल या इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। अगर हम इकोनॉमिक लेवल की बात करें तो जिन कंट्रीज में इकोनॉमिक लेवल हाई है, जीडीपी रेशियो जो है हाई है, पर कैपिटा इनकम हाई है, वहां पर लोग इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एजुकेशन पर, तो जिसके कारण से लिटरेसी रेट जो है वो हाई हो जाता है। मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो हाई होने का मेन रीजन उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है। उसके बाद थर्ड हम लेते हैं सोशल डिफरेंसेस। बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने सोशल डिफरेंसेस को खत्म कर दिया है। जिसके कारण से इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है मेल और फीमेल को, जिसके कारण एजुकेशन लेवल जो है, एजुकेशनल लेवल अप हो चुका है। अब धीरे धीरे डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो भी सोशल डिफरेंसेस को खत्म कर रहे हैं, जिसके कारण लिटरेसी रेट जो है हाई हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है, और अगर हम देखें कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार में बना हुआ है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही है। अब टाइम चेंज हो चुका है, जिसके कारण अगर सोशल डिफरेंसेस जो है खत्म कर दिए जाएं तो लिटरेसी रेट जो है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा फीमेल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी एक मेजर फैक्टर है, जिसके कारण से जो लिटरेसी रेट है लो रह जाता है। और रिलीजियस फैक्टर भी एक रीजन है, जिसके कारण से जो लिटरेसी रेट है वो अफेक्ट होती है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी एरिया में लिटरेसी रेट हमेशा हाई मिलता है, और अगर हम मोहम्मडन्स एरिया की बात करें तो वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है लो हो जाता है, क्योंकि उनका रिलीजन जो है वो लिटरेट होने की परमिशन नहीं देता है। तो रिलीजियस फैक्टर भी लिटरेसी रेट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अपना लास्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को हम अगर डिनोट करना चाहें तो एक्टिविटीज के बेस पर पॉपुलेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। तो मेनली 5 एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 4 एक्टिविटीज हैं जिनको डिफाइन किया गया है, तो हम उन्हीं सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू नेचर। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। इनमें मोस्टली जो पीपल होते हैं वो रूरल एरियाज से जो है बिलोंग करते हैं। इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है लो होता है, लेकिन सोशल गैदरिंग जो है वो हाई लेवल की होती है। उसके बाद हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की अगर बात करें तो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are related to manufacturing of products, which are related to industrial development. For example, cotton textile industries, woolen industries, chemical industries, leather industries are the example of secondary activities. These are highly
economic activities, and these activities play major role in economic development of a country. High GDP ratio and per capita income are depend on secondary and tertiary activities. Third is tertiary activities. Tertiary activities are those activities which are related to services. For example, teacher, lawyer, advocate are the example of tertiary activities. Nowadays, tertiary activities play a major role in economic development after secondary activities, and most of people now want to join tertiary activities as compared to secondary activities. Fourth are quaternary activities. Quaternary activities are related to research and planning activities. These are highly profile activities. These activities are known as white collar job. Primary activities are related to red collar job. Secondary activities are related to blue collar job. But tertiary activities are related to white collar job. Quaternary activities are related to research and planning activities. Number 5, culinary activities. And nowadays culinary activities is also included in quaternary activities. Research and action programs, for example satellite launching programs, are also included in culinary activities, यानी कि पंचम क्रियाकलाप. अब ये हमने प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप जो है उनके बारे में डिस्कशन किया. आपकी टेक्स्ट बुक में ओनली जो है फोर्थ एक्टिविटीज हैं जो अभी हमने डिस्कस की. तो ये जो अपना चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट हो चुका है. मे बी कंप्लीट चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे.